नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। हम जो अगला सेशन है, 2 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं मध्य प्रदेश इतिहास का। तो ये अगला सेशन, तो आइए बिना किसी देरी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ और वापस याद दिला दूं कि भैया अपने खुद के नोट्स बना लो, वही काम आने वाले। जो खुद द्वारा निर्मित हथियार होते हैं ना, वही युद्ध में चलाने के काम आते हैं। दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाओगे तो दूसरे का कंधा अगर हट गया ना, तो बंदूक कैसे चलाओगे। तो खुद के कंधे ही मजबूत रखो, यानी खुद के नोट्स बना लो, ताकि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए और रटे हो जाए। आपके नोट्स बनाओगे खुद के तो प्रॉपर तरीके से रटे हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद के और पढ़ने में मजा आता है। 10 बुकें पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं यहाँ पे अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, कंटेंट में कोई शक ना करें। यहाँ से लगभग लगभग सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और वो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसके पीछे मैं भी नहीं जाता, और वो जो डालने वाले रहते हैं उन्हें भी पता नहीं रहता उसका आंसर क्या है। तो वो एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के क्वेश्चन हम गलती नहीं करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं राधे रानी का नाम लेकर आज का सेशन। तो हम गुप्त काल तक पढ़ चुके थे। तो मैं यहाँ पे इतिहास से वापस कनेक्ट कराता हूँ कि गुप्त काल के बाद कैसे अगला काल स्टार्ट होगा और अगले काल में कौन कौन से राजवंश आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो मैं यहाँ पे बता दूं पहले कि सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका गुप्त काल था। हमने अगली वीडियो में जो कंप्लीट कराया था वो आपका कराया था गुप्त काल। कौन सा काल कंप्लीट कराया था? गुप्त काल। तो गुप्त काल के बाद भैया कौन सा काल आना चाहिए आपके हिसाब से? तो गुप्त काल के बाद जो अगला काल आएगा, गुप्त काल के बाद जो अगला काल आना चाहिए वो आना चाहिए गुप्तोत्तर काल। मतलब गुप्त काल के बाद जो काल आएगा गुप्तोत्तर काल, है ना। तो गुप्त के बाद जो आने वाला काल गुप्तोत्तर काल होता है। मतलब इसके बाद गुप्तोत्तर काल आएगा और इसमें हम पढ़ेंगे 3 वंशों के बारे में। मैं स्पष्ट कर दूं, वहां पे 3 वंशों के बारे में इस काल में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से वंश हैं मैं यहाँ पे बता दूं। एक तो पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे। कौन सा? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे। एक आपका पढ़ेंगे हम चालुक्य वंश, चालुक्य। और एक आपका पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट। तो ये 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश से रिलेवेंट है। बाकी और भी वंश हुए हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं, वो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ वो पढ़ रहा है जो मध्य प्रदेश में आएगा। मध्य प्रदेश से रिलेवेंट हिस्ट्री जितनी भी हो सकती है वो तथ्य मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, है ना। तो ये 3 वंश है, तो इन 3 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन 3 वंशों के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हम जानेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आप मैं बता दूं, ये पुष्यभूति वंश का मैप है, जिसका इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका संस्थापक, इस वंश का जो संस्थापक था, पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो है आपका पुष्यभूति ही था। उसी के नाम पर, पुष्यभूति के नाम पर ही इसी वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा। पुष्यभूति के नाम पर ही इसी वंश का नाम पुष्यभूति पड़ा। और बेसिकली मैं ये आपको बता दूं कि इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी राजधानी में बता दूं तो ये राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। थानेश्वर हरियाणा में स्थित है ये वंश। इसकी राजधानी कहां पर थी? थानेश्वर हरियाणा में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जब ये थानेश्वर हरियाणा में है तो मध्य प्रदेश में क्यों पड़ रहा है। मैं यहाँ पे बता दूं कि इसकी राजधानी तो यहाँ थानेश्वर हरियाणा में कहीं ना कहीं स्थित थी, लेकिन इसका जो विस्तार था वो आप देख सकते हो। ये पूरे इलाके में इसका विस्तार था। इतने बड़े क्षेत्र में ये वंश फैला हुआ था, तो मध्य प्रदेश तो ऑटोमेटिक इसमें कवर हो रहा था। इसलिए मध्य प्रदेश इस वंश के अंतर्गत आता था, या इस वंश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता था। इसलिए इस वंश को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वंश आपने देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इस वंश का संस्थापक हो गया। अब कुछ विभूति वंश के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। कि मैं यहीं पे बता दूं, जब ये पुष्यभूति थे ये हो गए। इसके बाद पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक आता है, पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक आता है कौन? पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक आता है, मतलब अगला शासक जो आता है वो आता है आपका प्रभाकर वर्धन, जो इस वंश का स्वतंत्रता का संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन जिसने इस वंश को स्वतंत्रता प्रदान की थी। आप सभी समझते हो कि स्वतंत्रता का मतलब तो आप समझ चुके हो। मतलब स्वतंत्र पहले क्या थे, ये किसी वंश के अधीन, किसी और वंश के अधीन क्या थे? सामंत थे। अब यह कहते हैं कि इन्होंने सामंती से बगावत कर दी और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली कि हमारे ऊपर कोई माई बाप नहीं है, हम ही अपने माई बाप, इस टाइप से।
है ना। प्रभाकर वर्धन, यहीं से ये इस वंश की जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ऐसा मान लो कि फिल्मी स्टोरी आपने सुनी होगी, उसी टाइप की स्टार्ट होती है। तो प्रभाकर वर्धन के 3 चुच्चोरी हुए, मतलब मोड़ा मोड़ी 3 हुए। कौन कौन हुए आपके? एक तो हुई ये राजवर्धन, राजवर्धन नाम का एक लड़का हुआ जो बड़ा लड़का था। एक एक लड़का हुआ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और जिसके बाद जो हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन ले लो, हर्षवर्धन, है ना। और एक बेटी थी इनकी, वो थी राजश्री। क्या नाम था उसका? नाम राजश्री। तो 3 बेटा बेटी हुए किसके? प्रभाकर वर्धन के। लेकिन जब राजश्री का विवाह हुआ किससे? राजश्री का विवाह हुआ था गिरे वर्मा के साथ। गिरे वर्मा, गिरे वर्मा के साथ इसका विवाह हुआ। किसका? राजश्री का विवाह हुआ। लेकिन जब गिरे वर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ तो पसंद किसे नहीं आया? तो गिरे वर्मा की हत्या जो गोंड शासक था, मालवा का गोंड शासक था देवगुप्त, उसने इसकी हत्या कर दी। उसे पसंद नहीं आया। मालवा का गोंड शासक था, मालवा का गोंड शासक, गोंड शासक था कौन? देवगुप्त, देवगुप्त, देवगुप्त। इसने क्या की? इसने हत्या कर दी किसकी? गिरे वर्मा की। इसने हत्या कर दी, इसने हत्या कर दी किसकी? गिरे वर्मा की। इसने हत्या कर दी क्योंकि इसे पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजश्री को पसंद कर रहा था। तो फिर इसने क्या किया? गिरे वर्मा की हत्या कर दी देवगुप्त ने, और राजश्री को क्या कर लिया? इसने बंदी बना लिया। इसकी हत्या कर दी और इसे क्या बना लिया? बंदी बना लिया, है ना। अब फिर इसको पता चलता है जब अपनी बहन किडनैप हो गई इसकी, राजवर्धन की, तो इसे पता चलता है। तो ये क्या करता है? राजवर्धन क्या करता है? राजवर्धन क्या करता है? उनकी नदियां बहा देता है। उनकी उनकी नदियां कैसे बहा देता है? ये क्या करता है? ये देवगुप्त की हत्या कर देता है। कौन कौन कर देता है? राजवर्धन। और जब राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है तो फिर इसका मित्र था एक, किसका? देवगुप्त का एक मित्र था, उसका नाम था शशांक। ये शैव धर्म का अनुयायी था भैया। ये किसका था? शैव धर्म का अनुयायी। शैव धर्म का अनुयायी मतलब भगवान भोलेनाथ को मांगता था। और इसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था, जहां पर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ गया था बोध गया में, वहां पर इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। शशांक ने क्या किया? अपने किसकी दो, जो मित्र था इसका, देवगुप्त इसका मित्र था, तो मित्र का बदला लेने के लिए इसने किसकी हत्या कर दी? फिर राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन को किसने मार दिया? शशांक ने। अब भैया जब शशांक ने राजवर्धन को मार दिया तो फिर छोटे भाई को पता चलता है कि मेरे भैया को निपटा दिया किसने? शशांक ने। तो हर्षवर्धन आता है। अब क्या करता है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन क्या करता है? इसके बाद हर्षवर्धन क्या करता है? हर्षवर्धन क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। किसकी? शशांक की हत्या कर देता है ना। इसके बाद ये फिर कौन अगला शासक आपके सभी के सामने आ जाता है? कौन आ जाता है? ये हर्षवर्धन है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। वो एक कहानी थी जो मैंने यहाँ पे समझा दी, है ना। इसके बाद आपका जो आता है वो कौन आता है? हर्षवर्धन आता है। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो हर्षवर्धन ये मध्य प्रदेश से संबंधित बेहतरीन रूप से है, और इनके बारे में सर्वाधिक क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो तो एक कहानी थी जो मैंने समझा दी, थोड़ा बहुत याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इतना नहीं है कि आप उसे बिल्कुल वो दें, लेकिन ऐसे ध्यान रखना। हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि इसके दरबार में बाणभट्ट नाम का एक कवि था। इसके दरबार में कवि था। कवि का नाम क्या था? कवि कवि का नाम क्या था? वो था आपका बाणभट्ट, बाणभट्ट। इसके दरबार में एक कवि रहता था, उसका नाम था बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट ने जो रचनाएं की वो है आपकी हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने रचना की? कादम्बरी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, बाणभट्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बाणभट्ट क्या था? बाणभट्ट के नाम पर एक बाण सागर परियोजना है जो मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। तो एक बाण सागर परियोजना इसी के नाम पर, बाण सागर, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना ये कहां पर स्थित है? आपके मध्य प्रदेश के शहडोल में, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके दरबार में एक यात्री आता है।
यात्री आता है, और यात्री का नाम क्या था, एनसांग था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, और जिसने एक रचना की थी वो भी जानेंगे। एक यात्री आता है, उसका नाम है एनसांग, है ना। एनसांग ने एक रचना लिखी जिसका नाम है सियुकी। सियुकी, सियुकी से हमें ये जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना, इससे सियुकी नाम की ये इसकी पुस्तक है, ध्यान रखना ये पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच, पुलिकेशन पुलिकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच, हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम था रेवा का युद्ध। रेवा का युद्ध, रेवा में आप पहले बता चुका हूं, रेवा जिसका नाम है वो नर्मदा के नाम से जाना जाता है। तो ये नर्मदा या रेवा का युद्ध हुआ था, इसका सन आप याद रख सकते हो 618 ईस्वी था, लेकिन कुछ कुछ बुकों में मैं पहले स्पष्ट कर दूं 642 के आसपास माना जाता है, तो ध्यान रखना 618 ईस्वी के आसपास था। इसमें क्या किया, पुलिकेशन द्वितीय जीता, और जीतने के बाद मतलब किसको हरा दिया, हर्षवर्धन को हरा दिया, पुलिकेशन द्वितीय जीता, और इसने उपाधि धारण की परमेश्वर की, परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये आपको ध्यान रखना कि ये जानकारी हमें शियुकी से मिलती है ना, इंसान की जो रचना है शियुकी से मिलती है। इसके अलावा हमें जो अगली जानकारी मिलती है, इसने धावक नाम के कवि को, धावक नाम का एक कवि था, उसे इसने पैसा दिया, और पैसा देकर इसने रचनाएं रगवाई, और जिसे कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने स्वयं स्वयं रचनाएं की हैं, वो है रत्नावली, प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद, नागानंद प्रियदर्शी का और रत्नावली, ये तीन रचना है, ये ध्यान रखना। धावक नाम के कवि को इसने पैसे देकर अपना नाम लिखवाया था, ये धावक नहीं मिलता, ध्यान रखना, इन रचनाओं का रचिता धावक नहीं मिलेगा आपको। कौन मिलेगा, हर्षवर्धन मिलेगा, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक धावक नाम का कवि था, वहां कही महाराज हमें पैसा दे दो, बाकी तो हम रचनाएं लिख देंगे जो बोलोगे आप। तो प्रियदर्शी का, नागानंद, रत्नावली, ये आपकी हो गई। इसके अलावा ये सारी चीजें बोला जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना कि हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट जिसने भी कहा है, लेकिन क्यों कहा है ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ना तो ये ध्यान रखना, ना तो संपूर्ण भारत का विजेता था, संपूर्ण भारत का विजेता था, मतलब ये इसने ना तो संपूर्ण भारत को जीता था, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, मैप में कुछ भारत के इलाका है उस पर कब्जा किया था इसने, और ना कि ये कट्टर हिंदू था, ना ये कट्टर हिंदू था। पता नहीं इसे लोग बाग अंतिम सम्राट क्यों कहते हैं, वो लोग बागों की जानकारी। मैं ये बता दूं, ये है भैया बाणभट्ट, जिनके बारे में मैं वहां पे पढ़ा चुका हूँ, ये है बाणभट्ट, ये आपके एनसांग, जिनके बारे में मैं यहाँ पे अभी समझा चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा वंश था आपका, हर्षवर्धन वंश था, जिसे समाप्त किसने कर दिया, पुलिकेशन द्वितीय ने समाप्त कर दिया, जिसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला वंश जो पढ़ेंगे हम, वो कौन सा, मैं पहले वंश बता चुका हूँ, आप एक बार और बता दूं कि मैं बता चुका हूँ कौन कौन से वंश पढ़ेंगे। पुष्पभूति वंश पढ़ लिया, पुष्पभूति वंश को समाप्त किसने कर दिया, चालुक वंश के शासक कौन था, तेलव द्वितीय ने इस वंश को समाप्त कर दिया था, तो तेलव द्वितीय आएगा इस वंश में, ध्यान रखना। अब अगला वंश जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चालुक वंश, चालुक्य वंश, चालुक वंश। ये कहा जाता है कि बेसिकली चालुक वंश ये बतापी के चालुक थे, कहाँ के चालुक थे, ये बतापी, बतापी के चालुक थे, और ये बतापी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले इलाके में ये आपको बेसिकली ये वंश देखने को मिलेगा। और इस वंश का माना जाता है जो संस्थापक था, संस्थापक ध्यान रख लेना, संस्थापक, इस वंश का जो संस्थापक था वो था आपका जयसिंह, जयसिंह। दूसरी चीज, आप सभी को पता है कि चालुक वंश में एक शासक हुआ, मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, उसका नाम है पुलिकेशन द्वितीय,
पुलिकेशन द्वितीय, जिसका युद्ध हुआ था किससे? हर्षवर्धन से, हर्षवर्धन से, है ना। कौन सा युद्ध? आप सभी को पता है, रेवा का युद्ध हुआ था। रेवा का युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार गया था, है ना। और इसने जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? इंसान की शियुकी से मिलती है। इसके अलावा एक एलोल नाम का अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है? एलोल, ये अभिलेख मिलता है, अभिलेख मिलता है। इसमें इसके रचनाकार ध्यान रखना रवि कीर्ति थे, रवि कीर्ति इस अभिलेख के रचनाकार थे, जो हमें बताते हैं चालुक्य वंश के बारे में और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के बारे में, तो पुलिकेशन द्वितीय के बारे में बताते हैं हमें। कौन सा? एलोल अभिलेख से भी हमें पुलिकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला जो लास्ट वंश है वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, जो तीसरा गुप्तोत्तर काल के बाद आया। तीसरा वंश कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वंश देखा जाए तो इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था आपका दंती दुर्ग, ध्यान रखना, दंती दुर्ग। ये बेसिकली जो वंश था, ध्यान रखना, इस वंश की जो राजधानी थी वो आपकी मान्यकेत थी, ध्यान रखना। राजधानी, राजधानी जो थी वो आपकी मान्यकेत, मान्यकेत थी। ये आपका कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले इलाके में ये आपको वंश देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, इस वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है कि भैया इसके बारे में पढ़ना चाहिए और मध्य प्रदेश से संबंधित है, जब दक्षिण में था। तो इस वंश के बारे में हमें एक अमरावती के नाम से मिलती है और एक नीलकंठ के नाम से जो अभिलेख मिले उनसे हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो अमरावती, अमरावती, और एक नीलकंठ, दो चीजों से हमें मिलती है। अमरावती आपका मिलता है बैतूल में, ये आपका बैतूल में मिलता है, और ये आपका मिलता है नीलकंठ छिंदवाड़ा। मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले इलाके में यह वंश आपको देखने को मिल सकता है। इससे हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश के बारे में एक और जानकारी हमें मिलती है, वो ये मिलती है कि इस वंश की एक राजकुमारी थी, इस वंश का एक शासक था, सॉरी, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय नाम का एक शासक था। कौन था? इंद्र तृतीय, जिसका विवाह हुआ था, विवाह बहुत सारे हो रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहा है, जिसका विवाह हुआ था त्रिपुर की कलचुरी वंश की राजकुमारी थी बेंजबा के साथ हुआ था। ये ध्यान रखना, बेंजबा के साथ हुआ था, बेंजबा के साथ हुआ था। ये कलचुरी वंश की राजकुमारी थी, कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। कौन? बेंजबा, है ना, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, आपने हमारे साथ तीन बताए, हमें तीन वंश बताए गुप्तोत्तर काल के बारे में, उन तीन वंशों के बारे में पढ़ लिया। अब ये कलचुरी वंश क्या है, ये आगे कैसे कनेक्ट होगा? तो आप समझ में आ रहा होगा कि राजपूत वंश के संबंध किससे होगा? कलचुरियों के साथ होगा। लेकिन ये कलचुरी वंश राजपूत काल में आ गया, गुप्तोत्तर काल समाप्त होता है इनके साथ ही। अब अगला जो काल आएगा वो आपका आएगा कौन सा? गुप्तोत्तर काल के बाद आपका जो काल आने वाला है वो आएगा आपका राजपूत काल। तो ध्यान रखना, अब कौन सा काल पढ़ेंगे हम? राजपूत काल, राजपूत काल। अब जो काल आएगा, इससे पहले कौन सा पढ़ रहे थे? गुप्तोत्तर काल। ये आपका राजपूत काल आ गया। राजपूत काल में हम जो वंश पढ़ेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। तो राजपूत काल में सबसे पहला जो वंश आएगा वो आपका आएगा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत ही सामंत थे। कौन कौन से वंश? ध्यान रखना, ये आपको, ये आप इंपोर्टेंट लिख लेना। इसके सामंत थे, सामंत ये वंश वाले कौन कौन से थे? कलचुरी था आपका, कलचुरी जो मिलेगा वंश वो सामंत था। इसके अलावा जो आपका चंदेल वंश था वो इस वंश का सामंत था। चंदेल वंश के जो शासक इस वंश के सामंत थे। और परमार वंश जो राजा भोजवाला मिलेगा वो इस वंश के सामंत थे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो है ना।
कलचुरी वंश का जो विवाह, कलचुरी वंश की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के इंद्र तृतीय के साथ। तो हम पढ़ लेते कौन सा वंश? कलचुरी। तो कलचुरी वंश आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में ये वाला इलाका है, ये वाले इलाके में कौन सा वंश था आपका? कलचुरी वंश था। ये आपका त्रिपुरी वाले इलाके में, त्रिपुरी कहां पर मिलेगी आपको? जबलपुर, जबलपुर। और जबलपुर वाले जो इलाका जो था, वो ये वाला जो पूरा इलाका था उस समय महाकौशल वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता था कहीं ना कहीं। महाकौशल, महाकौशल वाला पार्ट है। तो इस वाले इलाके में हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। तो कलचुरी वंश के बारे में हम जानते हैं। अब पढ़ते हैं कलचुरी वंश के बारे में। कलचुरी वंश, तो कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कलचुरी वंश के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले शासकों के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रथम शासक था वो था कोकल प्रथम। तो ये त्रिपुरी वाले इलाके में था कलचुरी वाला वंश। का था? त्रिपुरी, मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना, त्रिपुरी जबलपुर के रूप में यहाँ था। कोकल प्रथम, कोकल पष्ट इस वंश का शासक था। कोकल पष्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी विवाह किया, है ना। और विवाह कैसे किया? इन्होंने जो विवाह किया वो चंदेल वंश की राजकुमारी से विवाह किया। किस वंश की? चंदेल वंश की राजकुमारी, राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। और चंदेल वंश की जो राजकुमारी थी उनका नाम जो था वो आपके सामने, चंदेल वंश की जो राजकुमारी थी उसका नाम था आपका हट्टा। हट्टा नाम की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। अगला जो शासक आता है इस वंश का, वो आपका शासक आता है, कौन आता है? वो आपका आता है युवराज प्रथम, युवराज, युवराज देव प्रथम या युवराज फर्स्ट, युवराज देव कर लो, युवराज देव फर्स्ट। ये अगला शासक आपको देखने को मिलता है। इस शासक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा, जो इंपोर्टेंट है वो याद रख लेना। इस शासक ने सबसे पहले क्या करवाया? ये त्रिपुरी में जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया इसने। मंदिर, मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर का इसने निर्माण करवाया। जिस इसके पास ही इसने एक गोल की मठ का निर्माण करवाया, ये भी ध्यान रखना, गोल की मठ का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम था, इनकी जो पत्नी थी उन पत्नी का नाम था नोला। क्या नाम था? नोला, नोला। नोला ने नोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवा, अपने नाम पर ही करवा लिया इन्होंने, तो हटाओ अलग, नोलेश्वर मंदिर, मंदिर का निर्माण करवाया। ये शिव मंदिर है, ध्यान रखना, शिव मंदिर। इसके अलावा इनके दरबार में एक कवि रहता था, उसके बारे में लास्ट में जानेंगे। एक कवि था, उस कवि का नाम था राजशेखर, राजशेखर, जिसने युवराज देव फर्स्ट को क्या नाम दिया? उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता के नाम से इन्हें एक उपाधि दी, उज्जैनी भुजंग। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा उज्जैनी भुजंग किसे कहा जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा उज्जैनी भुजंग किसे कहा जाता है? उज्जैनी भुजंग। तो ध्यान रखना, यह मालवा विजेता, मालवा विजेता किसे कहा जाता है? तो आप ये जो ऑप्शन मिलेंगे तो आपको टिक करना है युवराज देव प्रथम। और आपके सामने ये भी क्वेश्चन आएगा कि किसने युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा था या उपाधि दी थी उन्हें, तो आपको युवराज देव प्रथम आपको सामने मिलेंगे। इसके अलावा जो अगला शासक आएगा, अगले शासक के बारे में जानेंगे, वो आएगा आपका गंगेदेव, गंगेदेव, गंगेदेव के बारे में जान लेते। गंगेदेव जो आएगा आपका अगला शासक, इसके बारे में ये है कि भैया ये राजा भोज, जो परमार वंश का जो अगला शासक होगा, परमार वंश के बारे में जब पढ़ेंगे, उस वंश का शासक था राजा भोज। तो इसने राजा भोज से आ रहा था, ये राजा भोज से आ रहा था। कौन आ रहा था? गंगादेव।
इसके अलावा इसके दरबार में एक शासक आता, वो एक दूत आता है या एक यात्री आता है, उसका नाम था अलबरूनी। कौन आता है इसके दरबार में? अलबरूनी। यात्री यात्री आता है, उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी अलबरूनी ने इसके बारे में कहा, इसके बारे में जब जानकारी देता है अलबरूनी, तो ये इस प्रकार देता है कि ढाल के शासक के रूप में जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। तो ढाल का शासक किसे बोला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ढाल का शासक जिसकी राजधानी क्या थी, राजधानी क्या थी, वो राजधानी आपकी क्या थी, त्रिपुरी थी। उस रूप में आपको इसके बारे में बोला कि ढाल का शासक था जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। और इसने ही, ध्यान रखना, इस वंश में सबसे पहले गांगेय ने क्या चलाया, सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्कों का प्रचलन करवाया सर्वप्रथम किसने, गांगेय ने करवाया इस वंश का। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक आता जिसका नाम था कर्णदेव। उसके बारे में भी ध्यान रखना। कर्णदेव ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। अगली स्लाइड लेके, अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अगला जो शासक रहता है वो आपका है कर्णदेव। कर्णदेव कर्णदेव के बारे में कहा जाता है कि इसने क्या किया, जो अमरकंटक है उसमें एक मंदिर निर्माण करवाया और अपने ही नाम पे कर्ण मंदिर का निर्माण। तो इसने मंदिर निर्माण करवाया, मंदिर निर्माण करवाया आपका, कहां पर करवाया, मंदिर निर्माण करवाया। उसका मंदिर का नाम था कर्ण मंदिर। कर्ण मंदिर जो आपका अमरकंटक में मिलता है, अमरकंटक में आपको देखने को मिलेगा कर्ण मंदिर। इसके अलावा इसने, जैसे लक्ष्मी कर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखना, लक्ष्मी कर्ण, इसका एक नाम भी मिलेगा आपको, लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी ये जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि शासक को लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाएगा, तो वो आपका कर्णदेव था। इसने विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी कहां पर, कलिंग में। भैया कलिंग उड़ीसा में, उड़ीसा में तक इसने विजय प्राप्त कर ली थी। इतना खतरनाक शासक है ये भी। कलिंग विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखना, जैसे सम्राट अशोक भी नहीं जीत पा रहा था पहले, कलिंग विजय बड़ी मुश्किल से जीता था, कलिंग विजय। और कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद इसने, जब भैया कोई जैसे उसने हर्षवर्धन को हराया था पुलिकेशिन द्वितीय ने, तो उसने क्या उपाधि धारण कर ली, परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब भाई साहब ये मानने वाले थे, इन्होंने भी जब कलिंग विजय प्राप्त कर ली तो इन्होंने उपाधि धारण करी त्रिसिंगापति, त्रिक सिंगापति, त्रिक सिंगापति, ये उपाधि इन्होंने धारण की। दूसरी बात ध्यान रखना, इनके बारे में कहा जाता है इनकी निरंतर इसने कर्णदेव ने बहुत सारे युद्ध लड़े और लगभग सभी युद्ध में ये विजेता रहा। तो इसलिए इसका निरंतर युद्ध में विजेता होने के कारण इसे एक नाम दिया जाता है, वो कहा जाता है हिंद का नेपोलियन। क्या बोला गया इसे, हिंद का नेपोलियन, हिंद का नेपोलियन कहा जाता है इसे, ध्यान रखना। निरंतर युद्ध में विजयों के कारण इसे हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये आपको कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण के बारे में ध्यान रखना। तो इतना समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले शासक के बारे में जानेंगे, महीर भोज के बारे में। महीर भोज शासक किस वंश का था उसके बारे में जानेंगे। तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम जो अगला वंश पढ़ेंगे वो आपका वंश पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार, जिस वंश के सभी सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। ध्यान रखना, इस वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट था। और वास्तविक संस्थापक देखा जाए, एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है। वास्तविक संस्थापक है ये नागभट्ट द्वितीय, आपको याद करने में भी आसानी होगी। नागभट्ट द्वितीय ये वास्तविक संस्थापक था। तो ये क्या इशू है कि एक संस्थापक हो गया, एक वास्तविक संस्थापक। संस्थापक मतलब जैसे उठा के किसी राज ने किसी के अधीन क्या कर दिया, राज की स्थापना कर दी। लेकिन स्वतंत्र रूप से किसी ने अगर राज स्थापित किया, वही वाली आती है। मतलब स्वतंत्र रूप से या वास्तविक रूप से किसी ने किसी के अधीन ना रहते हुए राज स्थापित किया तो वास्तविक संस्थापक हो गया। इसी वंश की जो राजधानी थी,
राजधानी, ध्यान रखना इस वंश की जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी कन्नौज, कन्नौज, फर्स्ट राजधानी कन्नौज थी। सेकंड राजधानी जो थी वो थी उज्जैनी, उज्जैनी या उज्जैनी, ये आपकी सेकंड राजधानी थी। तो इस वंश की दो राजधानी मानी जाती है। इसके अलावा इस वंश में जो शासक होता है, अगला शासक होता है, वो होता है महिर भोज, महिर भोज, महिर भोज। महिर भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सनातन धर्म का रक्षक माना जाता है, सनातन धर्म का प्रचारक माना जाता है, तो बहुत खतरनाक शासक था। इसके बारे में जो महिर भोज के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, जानकारी, ये महिर भोज है भैया, ये देख लो इनके बारे में, है ना, ये महिर भोज है, बहुत खतरनाक शासक थे। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो सागर ताल अभिलेख से मिलती है, सागर ताल, सागर ताल नाम के एक अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो आपका मिलता है कहां पर, ग्वालियर में। ग्वालियर में सागर ताल नाम का एक अभिलेख है, जिसके बारे में हमें महिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें ये जानकारी मिलती है कि महिर भोज ने, ये वैष्णव धर्म का प्रचारक था, तो वैष्णव धर्म का क्या था, ये प्रचारक था, और इसने बेहतरीन रूप से सनातन धर्म का प्रचार किया। इसी को आदर्श मानते हुए इसने, इसी धर्म को आदर्श मानते हुए इसने एक उपाधि धारण कर ली, भगवान विष्णु के नाम पर इसने एक उपाधि धारण कर ली, आदि बारह, बारह अवतार भगवान विष्णु का आप सभी जानते हो, तो उसी के नाम पर इन्होंने आदि बारह की उपाधि धारण कर ली। इन्हीं के समय माना जाता है कि एक यात्री आया था जिसका नाम था आपका, इन्हीं के समय एक यात्री आया था जो, इसका नाम था, अरब यात्री का नाम था सुलेमान, अरब यात्री आया था, अरब यात्री, ये सभी ध्यान रखना, अरब यात्री था जिसका नाम था सुलेमान, सुलेमान आया था, जिससे भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो जितने भी मैं फैक्ट दे रहा हूँ भैया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई मैं ऐसे फैक्ट नहीं ला रहा हूँ जो किसी काम के नहीं है, और ज्यादा फैक्ट भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 4 5 बुकों से लाकर आपके यहाँ जो भी इंपोर्टेंट हो सकता है मैं वहां पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने नोट्स बना लो प्रॉपर, ज्यादा बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर प्रॉपर टाइप के नोट्स बन जाएंगे, तो जो आपके काम आते रहेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखना, इस वंश के समय 10वीं शताब्दी, कब, ये ध्यान रखना 10वीं शताब्दी में ऐसा बोला गया कि इसके जो सामंत थे वो हो गए स्वतंत्र, क्या हो गए, स्वतंत्र। इस वंश के अंतर्गत जितने भी सामंत आते थे इस राज के अंतर्गत, वो सभी स्वतंत्र हो गए। जो सामंत थे वो कौन कौन से थे आपके, कलचुरी थे, मैं पहले भी बता चुका हूं, कलचुरी, चंदेल और परमार, ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में कि ये सामंत थे जो स्वतंत्र हो गए थे इस वंश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम जानते हैं, एक कवि के बारे में बताया था मैंने, राजशेखर के बारे में, राजशेखर के बारे में और जान लेते हैं। ये आप इंपोर्टेंट करके लिख लेना राजशेखर के बारे में। तो राजशेखर जो कवि था, राजशेखर कवि, ये संस्कृत कवि था, बेसिकली देखा जाए तो संस्कृत कवि था, संस्कृत कवि था राजशेखर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये दो दो वंशों के समय रहा, एक तो गुर्जर प्रतिहारों के समय, इस समय भी ये रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राजशेखर किसके समय काल में था, तो गुर्जर प्रतिहारों के समय काल में भी था और कलचुरियों के समय भी था। इनके सामंत कौन थे, कलचुरी, तो इनके समय भी ये राजशेखर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कलचुरी वंश के ही युवराज देव प्रथम को इन्होंने क्या कहा था, उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता कहा था, किसे, युवराज देव प्रथम को, युवराज देव फर्स्ट के बारे में इन्होंने कहा था। इसके अलावा इनने जो रचनाएं लिखी, रचनाएं, उनके बारे में भी ध्यान रखना। इनकी रचना है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, जिसमें आपको कलचुरी वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। ये भी ध्यान रखना किस बुक में कलचुरी वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, कलचुरी वंश का इतिहास किस बुक में वर्णन है, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजूरी, और इसके अलावा बाल भारत और बाल भारत,
बाल भारत, और आपका जो होगा वो होगा बाल रामायण। ये 4 ऑप्शन होंगे बाल रामायण। इसमें पूछा जाएगा कि कलचुरी वंश के बारे में किसमें बोला गया, तो कर्पूर मंजूरी में कलचुरी वंश के बारे में बताया गया। तो ये सभी चीजें जो इंपोर्टेंट हो सकती है और वंशों के बारे में हमें जानकारी जितनी भी हो सकती है मैंने आप इंपोर्टेंट देने की कोशिश की है, यहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सभी वंशों के बारे में, फिर ये क्लास खत्म करते हैं, कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने आज जो पढ़ाया वो गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल के बाद पढ़ाया, मतलब गुप्तोत्तर काल के बारे में बताया है ना। सबकी शिकायत ये रहती है कि सर आप स्लाइड देखकर बताया कर, तो गुप्तोत्तर काल के बारे में बताया। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा। गुप्तोत्तर काल में 3 वंश पढ़े हमने, पुष्यभूति वंश, चालुक वंश और राष्ट्रकूट वंश। सबसे पहले हमने पुष्यभूति वंश पढ़ा जिसका संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश जे थानेश्वर हरियाणा वाला वंश था है ना। इस वंश में फिर क्या हुआ, इस वंश के बारे में ये जो स्वतंत्रता का संस्थापक था वो प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन के 3 चिचोरी हुए, 3 है ना। तो राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। जो राजश्री था, राजश्री बेटी थी, जो राजश्री बेटी थी उसका विवाह गृह वर्मा के साथ हुआ। गृह वर्मा की हत्या किसने कर दी, मालवा का शासक था, गोंड शासक था, देवगुप्त ने कर दी। अब देवगुप्त ने जब गृह वर्मा की हत्या कर दी तो देवगुप्त की हत्या किसने कर दी, राजवर्धन ने कर दी है ना। तो फिर राजवर्धन ने इसकी हत्या कर दी। तो देवगुप्त का मित्र कौन था, गोंड, जो शशांक था, शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोध गया में बोधि वृक्ष कटवा दिया था। तो इसने हत्या राजवर्धन की कर दी। जब राजवर्धन की हत्या हो गई तो हर्षवर्धन को पता चलता है। हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक की हत्या कर दी है ना, और राजश्री को मुक्त करवा लिया था। आगे बढ़ते तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते। तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें मिलती है कभी बाणभट्ट से भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें हर्षरित और कादम्बरी आती है। बाणभट्ट के नाम पर बाण सागर परियोजना है जो शहडोल में स्थित है। इनके समय यात्री आया था, जो यात्रियों में राजकुमार, वर्तमान शाकमुनि के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी रचना है शिव की, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि इसने एक युद्ध लड़ा था हर्षवर्धन ने पुलिकेशिन द्वितीय, चालुक नरेश पुलिकेशिन द्वितीय के साथ, जिसमें ये हार गए थे है ना। रेवा का युद्ध या नर्मदा का युद्ध कहलाता है। 618 मिलता है, कहीं 642 भी मिलता है, जिसमें इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये आप देख सकते हो कौन, बाणभट्ट, और ये इंसान है। इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, धावक नाम का एक कवि था, उसने 3 रचनाएं रखी। कौन कौन सी, नागारंग, प्रियदर्शिका और रत्नावली, 3 रचनाएं लिखी। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या कहा कि मेरा नाम लिख दे भैया, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। इन्होंने कहा जी हजूर दे दो पैसे, मेरा काम चल जाएगा। तो इन्होंने फिर अपना नाम लिखा। लेकिन हर्षवर्धन को ये समझ में नहीं आता कि अंतिम हिंदू सम्राट क्यों बोला जाता है भैया। ना तो ये कट्टर हिंदू था कि मैं हिंदू हूँ पूरी तरह से कट्टर हूँ एकदम से, बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, ना ये संपूर्ण भारत का विजेता था, तो पता नहीं क्यों इसे संपूर्ण भारत का विजेता कहा जाता है। ये सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा चालुक वंश। चालुक वंश का जो ये बतापी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना वाला, मतलब दक्षिणी इलाके में का कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से टच होता था, इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। संस्थापक था जय सिंह, क्योंकि ये वंश मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके में आता है। तो ये एक युद्ध चलता है नर्मदा नदी, ये यहाँ पर आप जानते हो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ये नर्मदा नदी है। तो ये दक्षिण में यहाँ ये वंश था दक्षिण में, और उत्तर में कौन था, ये वाला वंश था हर्षवर्धन। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक युद्ध हो गया नर्मदा नदी के पास में, और किस किस के बीच, पुलिकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, जिससे ये रेवा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये हर्षवर्धन बेचारा हार गया और पुष्यभूति वंश की समाप्ति हो गई यहीं से है ना। इसके अलावा इसने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। एलोल अभिलेख मिलता है। एलोल अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, पुलिकेशिन द्वितीय के बारे में, जिसके रचिता या रचनाकार कौन है, रवि कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश मिलता है। राष्ट्रकूट वंश जो इसके संस्थापक दंती दुर्ग था, ये इसकी राजधानी मानकेत मिलती है, और मानकेत आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश से टच था ये वाला इलाका भी है ना। अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश दिखता है वो मध्य प्रदेश नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश के 8 जिलों को हमने महाराष्ट्र को दिए हैं। इसके बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश नजर आता है, मतलब कुछ जिलों को हमने महाराष्ट्र को दे दिए, कुछ भाग कटा पेटा हुआ, बाद में अस्तित्व में आया वर्तमान मध्य प्रदेश, तो वो भी इतिहास पढ़ेंगे, तो अभी ये समझ है ना। जानकारी मिलती है हमें अमरावती और नीलकंठ से। अमरावती जो था बैतूल में था, नीलकंठ छिंदवाड़ा का नाम था, इससे जानकारी मिलती है। इस वंश का एक शासक था इंद्रद्वितीय, जितने विवाह का सीजन वर्तमान में चल रहा है, तो इसने विवाह कर लिया किससे, बेंजवा।
जो कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। तो अगला वंश कलचुरी से कनेक्ट होता है, तो कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ लें कि गुप्त उत्तर काल जब समाप्त होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत सबसे पहले जो वंश आता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश आता है। इसने अपनी धाक जमा रखी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे कलचुरी, चंदेल और परमार। हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश के बारे में। ये देख लो आप, कलचुरी जो त्रिपुरी जबलपुर में मिलता है ना, महाकौशल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो कलचुरी वंश के बारे में जो त्रिपुरी में देखने के, इसमें 4 शासकों के बारे में हमें जानना है। कोकल प्रथम जिसका विवाह चंदेल राजकुमारी हट्टा से हुआ था। युवराज देव प्रथम जिसने मंदिर 64 योगिनी मंदिर या गोल की मठ का भी निर्माण करवाया था। पत्नी थी इनकी नौला जिसने नौलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबार में एक कवि थे राजशेखर जिसने उज्जैनी भुजंग कहा था इन्होंने, या मालवा विजेता के नाम से इन्हें पुकारा था। गंगेदेव के बारे में कहा जाता है ये राजा भोज से हार गए थे। राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यात्री आया था इनके समय अलबरूनी जिसने इनका वर्णन ढाल के शासक के रूप में किया जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। उसने सबसे पहले सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना। इसके बाद इस वंश में अगला शासक आता है जो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो आपका कर्णदेव आता है। कर्णदेव के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने एक मंदिर निर्माण करवाया था अमरकंटक में जिसका नाम है कर्ण मंदिर। इसने कलिंग विजय की थी जिसके बाद इसने एक उपाधि धारण करी थी, वो त्रिसिंगापति की उपाधि धारण कर दी। लक्ष्मीकर्ण के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी युद्ध इसने जीते थे, इसलिए इनका नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागवड़ प्रथम, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागवड़ द्वितीय था। इसकी राजधानी पहली कन्नौज थी, द्वितीय उज्जैनी थी, आप सभी को पता है। महिर भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बारे में जानकारी सागरताल अभिलेख जो ग्वालियर में स्थित है उससे मिलती है हमें। ये देख सकते हो महिर भोज वैष्णव धर्म का प्रचारक था। इसी के आधार पर इसने भगवान विष्णु के ज्यादा ही अनुयायी था, तो इसने एक उपाधि धारण कर ली, वो आदि बारह की उपाधि धारण कर ली। अरब यात्री सुलेमान इसके समय आया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 10वीं शताब्दी में इस वंश के 10वीं शताब्दी तक अच्छा खासा चला, लेकिन 10वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस वंश के जो सामंत थे मुक्ता कलचुरी त्रिपुरी के जो कलचुरी थे चंदेल और परमार अपने अपने स्वतंत्र हो चुके थे 10वीं शताब्दी तक। लास्ट जो है हम राजशेखर के बारे में कभी मैंने पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो गुर्जर प्रतिहार और कलचुरी वंश में रहा था जिसने कलचुरी वंश के शासक युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग के नाम से पुकारा था, मालवा विजेता। इसकी रचनाएं जो थी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजूरी, बाल भारत और बाल रामायण। ये ध्यान रखना पूरी रचना है। कर्पूर मंजूरी में कलचुरी वंश का इतिहास मिलता है, ये ध्यान रखना। ये संस्कृत के कवि थे। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यकीन मानो भाइयों बहनों दोस्तों यारों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। और मैं भी आपके लिए, मुझे भी सब कुछ याद नहीं रहता, मैं भी एक सीमित मेमोरी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा, ताकि मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं पीपीटी बना के ला सकता हूँ, लेकिन मैं नोट्स मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा, तो आप में भी मोटिवेशन आएगा, ताकि आप भी अपने नोट्स बना लो। अगर आप अपने एमपी के नोट्स बना लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि आप एमपी को रट ही देंगे। बस इतना ही रट लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही रट लो, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। एमपी में आपका सिलेक्शन लगभग 100% तय है। जो मैं पढ़ूंगा उतना ही रट लो, लेकिन नोट्स बना लो, प्रॉपर तरीके से रट लो। भैया मैं बहुत जगह से ला रहा हूँ यार कंटेंट आपके लिए, और महत्वपूर्ण कंटेंट ला रहा हूँ, है ना। तो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।